दोस्तों एलटी ग्रेड के लिए ये एक बहुत ही विशेष क्वेश्चन पेपर है और इसको हमने तैयार किया है बिल्कुल 2018 में जो एलटी ग्रेड का पेपर आया था उसमें जीएस के अंतर्गत जिस टॉपिक से जितने प्रश्न पूछे गए थे और उनका जो कठिनाई का स्तर था उसी के बिल्कुल समान रखते हुए ये क्वेश्चन पेपर तैयार किया गया है। देखो दोस्तों 2018 में जीएस का जो पेपर आया था उसमें इतिहास और संस्कृति से भी कुछ प्रश्न पूछे गए थे, राज व्यवस्था और शासन से क्वेश्चन पूछे गए थे, इसके अलावा भूगोल और पर्यावरण, साथ ही साथ अर्थव्यवस्था और इसी के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी गणित से भी प्रश्न पूछे गए थे। तो गणित को भी हमने यहाँ पर शामिल किया हुआ है और गणित में जो कठिनाई का स्तर था बिल्कुल सेम पैटर्न सेम कठिनाई के यहाँ पर जो प्रश्न हैं उनको यहाँ रखा गया है और समसामयिक घटनाओं पर आधारित, यानी कि बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन पेपर है, लेकिन ये प्रश्न बिल्कुल नए हैं और इनका जो कठिनाई का स्तर है वो बिल्कुल 2018 के जीएस के ओरिजिनल पेपर के बराबर रखा गया है। यानी कि हमने इसको तैयार किया है इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आपको बिल्कुल उसी प्रकार का क्वेश्चन हम आपको 2025 में प्रोवाइड करवा सकें, लेकिन प्रश्न सारे इसमें नए हैं और ये प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें जो डिफ़िकल्टी लेवल है सेम फॉर द 2018 2018 में जो डिफ़िकल्टी लेवल था उसी के लेवल के मुताबिक यहाँ पर प्रश्नों को सेट किया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का सेशन होने वाला है और सभी प्रश्नों को लगाइए और बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले खंड अ से इतिहास और संस्कृति के प्रश्न हैं। तो देखो दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि वह प्रथम प्रमुख साहित्यिक रचना कौन सी है जिसमें सप्त सिंधु मैंने आपको पढ़ाया भी था, सप्त सिंधु क्षेत्र का उल्लेख है और विभिन्न देवताओं की स्तुति में भजन दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि वह कौन सी साहित्यिक रचना है। और दोस्तों इसका आंसर बताइए आप, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या फिर सामवेद। सही आंसर दोस्तों होगा आपका, अगर आपने सोचा है विकल्प बी तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो ये जो ऋग्वेद है दोस्तों ये भारत की सबसे प्राचीन और प्रथम प्रमुख साहित्यिक रचना है जिसमें सप्त सिंधु दैट इज 7 नदियों की भूमि क्षेत्र का उल्लेख है और इंद्र, अग्नि, वरुण आदि विभिन्न देवताओं की स्तुति में भजन या सूक्त जो है वो मिलते हैं। तो सही जवाब इसका ऋग्वेद हो गया। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन यात्री और उनके शासनकाल के दौरान राजवंश का निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयरिंग ऑफ एंशियंट ट्रेवलर एंड द रूलिंग डायनेस्टी ऑफ देयर विजिट इज करेक्टली मैच्ड। ठीक है, तो दोस्तों कह रहे हैं कि यहाँ पर देखो केवल एक ही जोड़ा सही है, वही आपको पहचानना है और बाकी जो जोड़े हैं वो सही नहीं हैं। तो देखते हैं कि इसका आंसर क्या बनेगा। देखो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें तो वैनसांग ये कब आया था। देखो दोस्तों वैनसांग हर्षवर्धन के समय में आया था, पल्लव राजवंश में नहीं। ठीक है, ये वर्धन राजवंश में आया था और ये कब आया था तो उस समय शासन था किसका, हर्षवर्धन का। और इसे जो है यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है, आपको पता ही होगा। आया कब था भारत तो ये 630 एडी में आया था ईसा में। ठीक है, और 15 सालों तक भारत में रहा। यहाँ से गया तो 645 ईस्वी में यहाँ से गया वो। इसे यात्रियों का राजकुमार कहते हैं और इसकी एक जो किताब है उसका नाम क्या है, सी यू की। हालांकि ये नाम नहीं है, इसको लिखते हैं सी यू की, ये किताब इसने लिखी थी। ठीक है, इसके ऊपर एक फिल्म भी बनी थी द जियांट बुद्धा 2005 में आई थी, तो देख लेना आप लोग, बहुत ही अच्छी फिल्म है। ठीक है, फायान ये आया था गुप्त डायनेस्टी में, ये बिल्कुल आपका करेक्ट है। ठीक है, यही वाला सही है, यही आपका आंसर भी है। फायान कब आया था, गुप्त वंश में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था और जब ये आया था तो उसमें समय था 405 से लेकर 411 ईस्वी का समय था। ठीक है, अगला है मार्को पोलो। कह रहे हैं कि मार्को पोलो आया था चोल डायनेस्टी में, चोल राजवंश में, ये भी आपका गलत है। मार्को पोलो दोस्तों एग्जैक्टली देखा जाए तो ये मतलब सबसे बाद में आया। कब आया था, ये आया था 1292 में आया था, 1292 यानी कि 13वीं शताब्दी के अंत में आया था, 1292 में आया था और 2 सालों तक भारत में रहा था, यानी कि यहाँ से गया तो 1294 में गया। और ये जो है ना, जो आपका कोरोमंडल तट है ये हमारा भारत हो गया, इधर वाला जो हिस्सा होता है ये होता है कोरोमंडल तट, इधर वाला मालाबार, तो यहीं पर आया था ये। ठीक है, और उस समय क्योंकि साउथ में आया ना, साउथ में, तो यहाँ पर जो राजवंश था वो 2 राजवंश यहाँ पर थे, काकतीय
और पांड्य, तो मुख्य रूप से पांड्य राजवंश के समय में ये आया था। ठीक है, इसकी एक किताब भी है मार्को पोलो की, और किताब का नाम है द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो। ठीक है, बात करते हैं इब्न बतूता के बारे में। तो इब्न बतूता दोस्तों खिलजी राजवंश में नहीं आया था। जब इब्न बतूता आया था तो मोहम्मद बिन तुगलक उस समय भारत का शासक था। दिल्ली में कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो इब्न बतूता से इतना प्रभावित हुआ कि उसने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। इसने भी एक किताब लिखी है जिसका नाम है रहेला या फिर रेहला, जो भी आप कह लो। ठीक है, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में यहाँ पर देखिए 2 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। द स्क्रिप्ट यूज्ड बाय द पीपुल्स वाज पिक्टोरियल एंड हैज़ बीन सक्सेसफुली डेसिफरेड, मतलब लोगों द्वारा उपयोग की जाने वाली जो लिपि थी वो चित्रात्मक थी। यहाँ तक तो बात सही है, लेकिन इसे पढ़ा नहीं गया है, यानी कि ऑल ओवर ये कथन आपका गलत हो गया। और कह रहे हैं कि द वर्कशिप द मदर गॉडेस एंड द पशुपति महादेव, वे मातृदेवी और पशुपति महादेव की पूजा करते थे। दूसरा कथन केवल सही है, यानी कि विकल्प बी आपका यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे? तो दोस्तों रामकृष्ण मिशन के संस्थापक माने जाते हैं स्वामी विवेकानंद, यानी कि विकल्प सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। और इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? दोस्तों आपको पता होगा कि शिकागो में जो सर्वधर्म सम्मेलन हुआ था वो 1893 में हुआ था, और स्वामी विवेकानंद जब भारत आए तो 1897 में उन्होंने रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। अब देखिए राज व्यवस्था और शासन से जो प्रश्न पूछे गए थे उसी के अनुरूप यहाँ पर प्रश्नों को मैंने रखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश से संबंधित कौन सी समिति है? क्या प्रश्न है? पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश किसने की थी? अब देखो दोस्तों यहाँ पर बात करें कोठारी आयोग के बारे में, तो कोठारी आयोग का संबंध किससे है? ये शिक्षा प्रणाली की समीक्षा के लिए बनाया गया था। इसका संबंध शिक्षा से है, ना कि पंचायत से। और ये गठित कब हुआ था? तो डीएस कोठारी आपको याद होंगे 1964 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, इसके बाद बात करें बलवंत राय मेहता समिति, तो ये आपका सही आंसर है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश किसने की थी? बलवंत राय मेहता समिति ने। ये जो कमेटी थी ये गठित हुई थी 1957 में। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आता है आपका सरकारिया आयोग। तो केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध है उसको मतलब उस पर रिपोर्ट देने के लिए 1983 में 1983 में ये समिति जो थी वो गठित की गई थी। और एल एम सिंघवी कमेटी ये कब गठित हुई थी? तो 1986 में आई थी, और ये भी पंचायत पर ही आधारित थी, लेकिन इसका काम क्या था? पंचायती राज संस्थानों के पुनरुद्धार से संबंधित था। तो एग्जैक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में आई थी। इसी ने पंचायती राज व्यवस्था यानी कि त्रिस्तरीय पंचायत की यहाँ पर उन्होंने व्यवस्था करने के बारे में बात कही थी। और सबसे पहले नागौर जिला राजस्थान में जो पंचायती राज व्यवस्था थी ये शुरू की गई थी। कब? 1959 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, और भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर बात यह है कि जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है तो इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? केवल लोकसभा में होगी, केवल राज्यसभा में होगी, संसद के किसी भी सदन में होगी, या फिर दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में होगी? तो दोस्तों बात ये होती है कि अगर महाभियोग के बारे में बात करें तो इस पर जो आपका आर्टिकल है अनुच्छेद 61 में इसके बारे में बात कही गई है। राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में जो वार्ता हुई है वो किस में हुई है? आर्टिकल 61 में हुई है। तो इसके अनुसार आर्टिकल 61 क्या कहता है? आर्टिकल 61 कि राष्ट्रपति के खिलाफ महाअभियोग की प्रक्रिया लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में शुरू हो सकती है। तो आपका उत्तर यहाँ पर विकल्प सी हो गया। विकल्प सी आपका आंसर है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 61 द इम्पीचमेंट प्रोसेस अगेंस्ट द प्रेसिडेंट कैन बी इनिशिएटेड इन आइदर द लोकसभा और द राज्यसभा। ठीक है, इट रिक्वायर्स ए स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पासेस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि किसी राज्य की विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या निर्धारित की गई है। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ए स्टेट इज फिक्स्ड एट। तो दोस्तों यहाँ पर बात करें तो सही जवाब क्या बनेगा? तो ये है आपका आंसर बी,
500 मेंबर्स, ठीक है, 500 सदस्य। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 170, अनुच्छेद 170 में इसके बारे में बात की गई है। राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 500 रहेगी। ये बात किस में कही गई है? आर्टिकल 170 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता यूसीसी से संबंधित है? तो बात यहाँ पर हो रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, और आपको पता ही होगा कि इसके लिए जो अनुच्छेद है वो 44 है। इसको आप कैसे याद करेंगे? 4 भी समान, 4 भी समान, दोनों समान, तो ये हो गया आपका यूसीसी, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिक बना के याद किया करो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब भूगोल और पर्यावरण पर आधारित क्वेश्चन है। अब देखो बिल्कुल सेम पैटर्न पर यहाँ पर प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक कृत्रिम बंदरगाह है? अच्छा, ये तो पहले क्लियर हो जाए कि कृत्रिम बंदरगाह कौन कौन से हैं। आपको पता ही होगा ये आर्टिफिशियल हैं, यानी कि मैन मेड हैं, ठीक है। और इसमें देखा जाए तो कौन कौन से आते हैं कृत्रिम बंदरगाह दोस्तों? कौन कौन सा है? तो एक तो आपका चेन्नई है, ये तो आप जानते हैं। इसके अलावा कौन सा है? गुजरात का कांडला है, ठीक है, कांडला हो गया। हल्दिया हो गया, हल्दिया कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है, ये भी मैन मेड है। इसके अलावा देखेंगे तो मंगलौर भी आपका मैन मेड है, ठीक है, कृत्रिम है। और तूतीकोरन भी आपका क्या है? मैन मेड ही है। इसमें जो चेन्नई दोस्तों, इसके बारे में एक खास बात आपको बताता हूँ। जो चेन्नई का कृत्रिम बंदरगाह है ये सबसे पुराना है, ये सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है, ठीक है, ये भी आप याद रखिए। तो अब प्रश्न क्या है कि कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? तो पूर्वी तट आपको पता ही है, ये भारत है, ये है आपका पूर्वी तट, ये है आपका पश्चिमी तट। तो पूर्वी तट पर चेन्नई स्थित है, तमिलनाडु चेन्नई, ठीक है। तो ये मतलब यहाँ पर जो उत्तर बनेगा वो चेन्नई बंदरगाह, क्योंकि कांडला पूर्वी तट पर है। मुंबई बंदरगाह जो है ये भी इधर ही है। हल्दिया जो है, तो हल्दिया बंदरगाह क्यों नहीं है? ये तो पश्चिमी पे है, ये भी होना चाहिए, नहीं है। क्यों? क्योंकि ये रिवर पोर्ट है, ठीक है, इसलिए ये नहीं है। तो सही उत्तर क्या बनेगा? ऑप्शन सी बनेगा, करेक्ट ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट ये आप लोग जानते ही होंगे। तो पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है, अनाईमुड़ी, दोदा बेट्टा, महेंद्रगिरी या फिर जिंदगड़ा चोटी। अभी इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी आपको मिलेगा, वो भी मैं आपका दूर करूंगा, लेकिन ध्यान देना कि अगर आपको कन्फ्यूजन है तो दूर कर लेते हैं। बात करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। तो इसमें आपका उत्तर क्या गेस कर लो, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर बात करते हैं अनाईमुड़ी के बारे में। तो अनाईमुड़ी की जो ऊंचाई है वो कितनी है? तो ये 2695 मीटर है। इसको आप अगर फीट में बदलेंगे तो ये आएगा 8842 फीट आएगा, ठीक है। इसे दक्षिण का एवरेस्ट भी कहते हैं। अनाईमुड़ी को दक्षिण का एवरेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि ऊंचाई लगभग एवरेस्ट के बराबर ही है। लेकिन दोस्तों ये स्थित कहाँ पर है? तो यह केरल के पश्चिमी घाट में है, ठीक है, पश्चिमी घाट में यह स्थिर है। तो इसका मतलब ये तो आपका उत्तर नहीं होगा। हालांकि ये है, मतलब ऊंचाई भी है इसकी, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये पश्चिमी घाट के जो एराविकुलम नेशनल पार्क है वहाँ पर स्थित है। कहाँ पर? केरल के केरल का जो एराविकुलम राष्ट्रीय पार्क है वहाँ पर ये स्थित है, पश्चिमी घाट में है। तो ये हमारा उत्तर नहीं है। नेक्स्ट है आपका दोदा बेट्टा। तो दोदा बेट्टा दोस्तों ये तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में स्थित है, ठीक है, ये तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में एक जिला है नीलगिरी, वहाँ पर ये स्थित है। और इसकी जो हाइट है दोस्तों ये कितनी है? 2637 मीटर है। इसको आप फीट में बदलिए तो ये 8652 फीट है। लेकिन दोस्तों ये भी जो है वेस्टर्न घाट में ही स्थित है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं है। महेंद्रगिरी और जिंदगड़ा चोटी, ये दो बात करते हैं महेंद्रगिरी के बारे में दोस्तों। तो ये महेंद्रगिरी मिलेगा आपको उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की सीमा पर। इसकी जो हाइट है ये 1501 मीटर है। और ये दोस्तों आपका पूर्वी घाट में स्थित है, पूर्वी घाट में स्थित है। तो क्या ये सबसे ऊंची है? नहीं। अभी देख लेते हैं जिंदगड़ा चोटी को। और ये जिंदगड़ा चोटी दोस्तों ये मिलेगा आपको कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में जो अराकू चोटी है, अराकू काफ़ी भी आती है ना, तो अराकू चोटी पर स्थित है। यही पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। इसकी जो ऊंचाई है ये बहुत ज़्यादा है, यह 1690 मीटर ऊंची है।
फीट में बदलेंगे तो 5540 फीट है। अब ये भी पूर्वी घाट में है, ठीक है। तो दोनों में देखेंगे, पूर्वी घाट की बस दो ही चोटियाँ यहाँ पर हैं, महेंद्रगिरी और कौन सा है, जिंदगढ़ा चोटी। तो जिंदगढ़ा जो है सबसे ऊंची चोटी मानी जाएगी और यह कहाँ पर स्थित है, तो अराकू जो पर्वतमाला है आंध्र प्रदेश में, वहाँ पर यह स्थित है। तो हमारा आंसर ऑप्शन डी बनेगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य का सबसे कम लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, यही होता है ना, तो सबसे कम लिंगानुपात किस स्टेट का है। 2011 की जनगणना पर एक कंप्लीट वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, उसको जाके ज़रूर देख लेना, क्योंकि वहाँ से प्रश्न 100% बनेंगे और बहुत डिटेल में वीडियो जो है मैंने आपके लिए बनाया हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि बात करें राजस्थान में तो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या यहाँ पर 928 है, ठीक है। अच्छा, हमारा जो नेशनल एवरेज है वो कितना है, भारत में जो लिंगानुपात है, राष्ट्रीय लिंगानुपात, ये कितना था जनगणना 2011 के मुताबिक, तो ये था 943, ठीक है। जबकि भारत जब आज़ाद हुआ तो जो पहली जनगणना हुई थी 1951 में, उस समय जो एवरेज था वो 946 का था, याद रखना। अब देखते हैं यहाँ पर हरियाणा में कितना है, तो हरियाणा में है 879, 1000 पुरुषों पर 879 महिलाएं हैं। बिहार में 1000 पुरुषों पर 918 महिलाएं, यूपी में 912 महिलाएं हैं। तो देख रहे हैं आप, राजस्थान ही सबसे जो है टॉप पर है। एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि बिहार में जो लिंगानुपात है क्या वो यूपी से बेटर है, हाँ है। क्यों, यूपी में 912 है, बिहार में 918 है, सबसे कम कहाँ का है, हरियाणा का है। यही आपका उत्तर है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी अनुक्रमण यानी कि इकोलॉजिकल सक्सेशन पद किससे संबंधित है। नीचे शुरू करते हैं। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन दैट इज मीन द प्रोसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, वनों की कटाई से, तो ये तो नहीं होगा। अगला है जलवायु परिवर्तन के कारण जनसंख्या घनत्व में उतार चढ़ाव से, ये भी नहीं हो सकता। जानवरों के मौसमी प्रवाह से भी संबंधित नहीं है, मतलब इसका विकल्प ए तो सही होना चाहिए। ये क्या है, किसी क्षेत्र की प्रजाति संरचना में क्रमिक और अनुमानित परिवर्तन से संबंधित है पारिस्थितिक अनुक्रमण। आपका विकल्प ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। देखो फ्रेंड्स, अब तक अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आप पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं जहाँ पर आपको सारी PDF दी जाती है, आपको क्विज दिया जाता है, आपका टेस्ट भी चलता है, तो पेड ग्रुप के लिए आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर 9452252260 पर व्हाट्सएप कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो पूछ रहे हैं कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अब दोस्तों ये प्रश्न बड़ा ज़बरदस्त है, ठीक है, तो देख लेते हैं। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, मेथेन है और N2O नाइट्रस ऑक्साइड है। अब यहाँ पर तीनों की तीनों जो गैसें होती हैं ये इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती हैं, इसलिए ये तीनों क्या हैं, ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैस हैं तीनों। जबकि आर्गन के बारे में बात करें, इसको जो है AR से डिनोट करते हैं, तो आर्गन क्या है, एक इनर्ट यानी कि निष्क्रिय गैस है, ठीक है, और ये डज नॉट एब्जॉर्ब इंफ्रारेड रेडिएशन, तो यह अवरक्त विकिरण को अवशोषित नहीं करती है। तो ये क्या है, ये आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यही हमारा आंसर है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। बांधवगढ़ के बारे में बात हो रही है, इसका उत्तर डेफिनेटली आपको पता है, मध्य प्रदेश आपका बिल्कुल सही आंसर है, विकल्प बी। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में है, तो याद रखना मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में आपको मिलेगा, ठीक है। और इसकी विशेषता क्या है, यह भारत में बंगाल टाइगर के उच्चतम घनत्व के लिए प्रसिद्ध है। बंगाल टाइगर सर्वाधिक जो डेंसिटी है वो कहाँ पर पाई जाती है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में ही पाई जाती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, अब नेशनल पार्क कितने हो गए हैं, तो पहले 106 थे, अब बढ़कर कितने हो गए हैं, 107 हो गए हैं। आप ये बताओ कमेंट करके कि 107वां नेशनल पार्क कौन बना है, ठीक है। नेक्स्ट ये कमेंट करना आप लोग। अब देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन के बारे में। तो ये आपका 15वां प्रश्न होगा। तो अर्थव्यवस्था, अब देखते हैं क्वेश्चन,
पूछ रहे हैं कि भारत में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर लगभग वर्तमान शिशु मृत्यु दर यानी कि इन्फेंट मर्टुअल रेट ये कितना है। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो जो लेटेस्ट अपडेट आई हुई है एज पर द सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जिसको आप कहते हैं SRS सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, तो इस डेटा के मुताबिक जो भारत का IMR है ये दोस्तों कितना हो गया है, ये 25 से 28 हो गया है। मतलब 1000 जन्म होता है तो 25 से 28 बच्चे उसमें मर जाते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो 25 आपका सही होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP की गणना के लिए वर्तमान में उपयोग किया जाने वाला आधार वर्ष कौन सा है। अब यहाँ पर ध्यान से सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिलहाल दोस्तों जब मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी 2025 चल रहा है। ठीक है, 2025 के लिए अभी जो आधार वर्ष है वो 2011-12 है। आपका विकल्प बी यहाँ पर करेक्ट है। लेकिन दोस्तों अगर ये वीडियो आप देखेंगे फरवरी 2026 के बाद, तो फरवरी 2026 से जो GDP का बेस ईयर होगा भारत के लिए वो कितना हो जाएगा, 2022-23 हो जाएगा। ठीक है, तो 2022-23 2011-12 से बदलकर 2022-23 किया जाएगा फरवरी 2026 में। यानी कि GDP का जो बेस ईयर है फरवरी 2026 से कितना हो जाएगा, 2022-23, और अभी 25 में कितना है, तो ये 2011-12 है। इसको थोड़ा सा याद रखना, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। आगे बढ़ते हैं। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग ZBNF नाम से जानी जाने वाली कृषि पद्धति को किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। MS स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन, अरुणाचलम मुरुनाथम। सही जवाब सुभाष पालेकर है, यानी कि विकल्प बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा खरीफ फसल का उदाहरण है। खरीफ फसल के बारे में बात हो रही है, खरीफ कॉर्प्स के बारे में बात हो रही है। तो दोस्तों गेहूं, जौ और सरसों आपको पता ही है वर्तमान समय में यही सब बोया जा रहा है। और इसे क्या कहते हैं आप, इसे कहते हैं आप रबी की फसल। ठीक है, चावल जो है दोस्तों ये आपका खरीफ की फसल है, यानी कि विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की अवधारणा की सिफारिश किसके द्वारा की जाती है। तो क्या पूछ रहे हैं, द कंसेप्ट ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस। हालांकि चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ऐसा नहीं पहली बार आप पढ़ रहे हैं। तो MSP की अवधारणा ये दोस्तों पेश की जाती है CACP के द्वारा। ठीक है, लेकिन इसे मंजूरी देती है कौन, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली जो कैबिनेट समिति की बैठक होती है। मान्यता वहाँ से मिलती है, मंजूर वहीं से होता है, लेकिन सिफारिश जो है वो CACP करता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, CACP मतलब द कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, द कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, यही रेकमेंड करता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस को। ठीक है ना, तो इसका उत्तर बनेगा विकल्प सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा भारत में नीली क्रांति का प्रमुख घटक है। एक बार ये प्रश्न ऐसे पूछा गया था कि नीली क्रांति जब शुरू हुई उस समय भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, तो वो भी देखेंगे। लेकिन पहले ये बताओ कि नीली क्रांति से आप क्या समझते हैं। खाद्यान्न उत्पादन ये तो आपका हरित क्रांति हो गया, तिलहन उत्पादन ये तो आपकी पीली क्रांति यानी कि पीत क्रांति के नाम से जानते हैं आप, दुग्ध उत्पादन ये तो आपकी व्हाइट रिवोल्यूशन हो गया, श्वेत क्रांति के नाम से जानते हैं इसे, और ये आपकी जो नीली क्रांति है इसका मतलब हो गया मत्स्य उत्पादन, यानी कि विकल्प सी आपका करेक्ट है। ठीक है, अब मत्स्य उत्पादन के बारे में बात हो रही है तो ध्यान देना कि इसकी शुरुआत की गई थी फिश फार्मिंग डेवलपमेंट एजेंसी FFDA के द्वारा, और ये जब 7वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी उस समय यह अस्तित्व में आई थी, यानी कि 1985 टू 1980 के बीच में। ठीक है ना, अब कुछ प्रश्न हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर आधारित। चलिए, पीलिया जॉन्डिस रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग मुख्य रूप से प्रभावित होता है। तो दोस्तों जॉन्डिस ये प्रभावित करता है किसको, गुर्दे को नहीं, फेफड़े को नहीं, प्लीहा तिल्ली को नहीं, यह यकृत यानी कि लीवर को प्रभावित करता है। तो इसका उत्तर बनेगा विकल्प बी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बन गया आपका यकृत यानी कि लीवर। ये बीमारी क्यों होती है, यह रक्त में अतिरिक्त बिलिरुबिन के कारण होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म उपकरण और सिद्धांत सही सुमेलित है। मतलब पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ डिवाइस एंड प्रिंसिपल इज करेक्टली मैच्ड। तो पूछ रहे हैं कि जो ऑप्टिकल फाइबर होता है
ये रिफ्लेक्शन थियरी पर काम करता है। ये तो बिल्कुल गलत है आपका दोस्तों। जो ऑप्टिकल फाइबर है यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये आपका गलत हो गया। इलेक्ट्रिक जनरेटर जो होता है कह रहे हैं कि यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर, ये आपका सही है, यही आपका आंसर भी हो गया। अगला भी देख लेते हैं। सोलर सेल जो दोस्तों कह रहे हैं कि केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो सोलर सेल इसको क्या मिलता है, प्रकाश मिलता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि यह प्रकाश ऊर्जा को बदलता है विद्युत ऊर्जा में। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि यह रासायनिक ऊर्जा है, यह प्रकाश ऊर्जा है, तो ये भी आपका गलत हो गया। हाइड्रोमीटर ये क्या करता है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है, तो ये दोस्तों आपका सही नहीं है। हाइड्रोमीटर जो है ये द्रव का घनत्व प्लवन यानी कि जो आपका बॉयंसी थियरी है उस पर काम करता है, तो ये भी आपका गलत है। एक बात और याद रखिएगा कि यहाँ पर बात हो रही है हाइड्रोमीटर के बारे में ना, एक और होता है इसको कहते हैं आप हाइग्रोमीटर। तो अगर हम बात करें हाइग्रोमीटर के बारे में तो इससे क्या मापा जाता है, यह आर्द्रता को मापता है। हाइग्रोमीटर जो है आर्द्रता को मापता है, जबकि हाइड्रोमीटर जो है दोस्तों ये क्या मापता है, तो याद रखना कि हाइड्रोमीटर द्रव का घनत्व मापता है, ठीक है, डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की एक मजबूत समानांतर किरण प्राप्त करने के लिए कार की हेडलाइट्स में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगर आप कहेंगे जो ओरिजिनल पेपर है, हालांकि मैं डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन 2018 का जो पेपर है उसको भी मैं आपके लिए डिस्कस कर सकता हूं। अगर आपको ज़रूरत लग रही है तो बता देना, शाम तक मैं इसे डिस्कस करके अपलोड कर दूंगा, ठीक है। प्रकाश की एक मजबूत समानांतर किरण प्राप्त करने के लिए कार की हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर बहुत सरल है, इसका आंसर गेस करिए आप। सही जवाब बनेगा, जी हाँ बिल्कुल, अवतल दर्पण यानी कि कनक्यू मिरर। तो विकल्प सी आपका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, और ये 24वां क्वेश्चन है कि वह पदार्थ जो स्वयं अभिक्रिया में उपयोग हुए बिना रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है वो क्या कहलाता है। तो इसे कहते हैं कैटलिस्ट। ये आसान सा क्वेश्चन है, कक्षा 10 में आपने पढ़ा होगा। अब दोस्तों समय आ गया है गणित के प्रश्नों को यहाँ पर हम हल करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि कुछ प्रश्न गणित से भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, 2018 में जीएस में पूछे भी गए थे, तो बिल्कुल सेम पैटर्न पर, सेम डिफिकल्टी लेवल पर यहाँ पर मैं प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर क्या बात पूछ रहे हैं कि 10,000 रुपये हैं, उस पर 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पर क्या बात हो रही है, यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बात की जा रही है। और चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला कितने लोग जानते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। चक्रवृद्धि ब्याज दैट इज ये A इज इक्वल टू P मतलब मूलधन 1 प्लस R मतलब जितनी ब्याज दर है बाई 100 और कितने समय के लिए n, ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो इसी से हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ पर निकालेंगे हम A निकाल लेंगे, ठीक है। A मतलब ये मिश्र धन के बारे में बात हो रही है, जो आपका ब्याज और मूलधन मिला के होगा, तो ये होगा आपका A, ठीक है। तो मिश्र धन निकाल के मूलधन को घटा देते हैं, ब्याज हमको पता चल जाएगा। आइए हल करते हैं, मज़ा आएगा, ठीक है। P यहाँ पर कितना है, P है आपका 10,000 रुपये, ठीक है, 10,000 लिख लेते हैं, 10,000। और एक धन दर कितनी है, 10% है, 10 लिख लेते हैं बटा 100। और समय कितना लग रहा है, 3 सालों का समय आपको लग रहा है। कैसे हल करेंगे इसे आप, तो बहुत आसान है। ये आपका 10,000, इसको बाहर रख लिया आपने, 100 इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 100 ही रहेगा, 10 जुड़ेगा, यानी कि 110 बटा 100 घाते 3। इसे क्या पढ़ते हैं, घाते 3 पढ़ते हैं ना, मैं हिंदी माध्यम से करवा रहा हूँ आपको। तो फिर इसको कैसे हल करेंगे, ये आपका हो गया 10,000 बाहर, ठीक है। और इसको देखिए आप, 1 0 से ये 0 कैंसिल, 1.1 आ जाएगा, 1.1 पावर कितना 3 हो गया। अब आप इसे हल करेंगे तो ये क्या हो गया, ये 10,000 हो गया ना, 10,000 गुणे 1.1 गुणे 1.1 गुणे 1.1, ये 3 बार करेंगे आप, ये कितना होगा 1.331। और ये कितना हो जाएगा आपका, तब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों आपका 13,310। ये क्या हो गया, ये आपका मिश्र धन हो गया। अब आपको क्या निकालना क्या है, तो यहाँ पर जो ब्याज है वो पता करना है। तो मिश्र धन मिल गया आपको 13,310, मूलधन कितना था 10,000 रुपये था, ये घट के कितना हो जाएगा 3310 रुपये हो जाएगा। ये आपका ब्याज है
जो कि विकल्प बी में दिया गया है। ठीक है, मज़ा आया? ये इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि अगर x बराबर 2 प्लस अंडर रूट थ्री, इफ़ x इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट थ्री, अगर x बराबर है 2 धन करड़ी में 3 के, तो कह रहे हैं कि वैल्यू प्राप्त करिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की। तो चलिए निकालते हैं इसको भी, इसमें भी मज़ा बहुत आने वाला है। आपको ऑलरेडी x यहाँ पर पता है, तो हम क्या करेंगे 1/x निकाल लेते हैं। 1/x निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 1/x मतलब यहाँ पर इसको भी उल्टा कर दें, 1/2 प्लस अंडर रूट थ्री कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं 2 माइनस अंडर रूट थ्री से, 2 माइनस अंडर रूट थ्री से। ये देखेंगे आप क्या बनेगा, 2 माइनस अंडर रूट थ्री, ये ऊपर हो गया और ये इसमें बदल रहा है a प्लस बी, a माइनस बी के रूप में बदल रहा है। यानी कि यह क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा। a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4, b स्क्वायर मतलब अंडर रूट थ्री का स्क्वायर, ये बन जाएगा 3, और ये वैल्यू हो गई आपकी 1। यानी कि 1/x इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 माइनस अंडर रूट थ्री ओनली। ठीक है, चलो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, 1/x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 2 माइनस अंडर रूट थ्री। अब x की वैल्यू 2 प्लस अंडर रूट थ्री है, 1/x की वैल्यू 2 माइनस अंडर रूट थ्री है। अब आपको प्राप्त क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। तो हम क्या करेंगे, पहले x प्लस 1/x, x प्लस 1/x, ये आपको बिना स्क्वायर वाला फॉर्म मिल गया। मतलब क्या करेंगे यहाँ पर कि 2 प्लस अंडर रूट थ्री, 2 प्लस अंडर रूट थ्री प्लस 2, यहाँ पर कितना आ गया, 2 माइनस अंडर रूट थ्री, यही हो गया ना आपका। तो चलो अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देते हैं, इधर से भी स्क्वायर और इधर से भी स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, तो फिर आपको जो यहाँ पर प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, ये मिल जाएगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/x²। वो होता है ना ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो उसी प्रकार से हल करेंगे, ये मिल जाएगा आपको। इसकी वैल्यू दोस्तों आपको क्या मिलेगी, यहाँ पर देखेंगे ये +3 है, ये -3 है, कैंसिल हो जाएगा, ये आपको 4 मिलेगा। ठीक है, तो अब इसका भी स्क्वायर रहेगा, ये 16 हो जाएगा। मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 16, और ये जाएगा राइट साइड में, 2 माइनस होगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 14। 14 यहाँ पर दिया गया है, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 5 प्रेक्षणों x प्लस 2, ये पहला प्रेक्षण है, दूसरा x प्लस 2 है, तीसरा x प्लस 4 है, x प्लस 6 है, x प्लस 8 का माध्य 11 है। तो x की वैल्यू आपको निकालनी है। क्या करेंगे, सबको सिंपली जोड़ दीजिए आप। पहले क्या करेंगे आप, सिंपली इनको जोड़िए, x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8, ये कितनी वैल्यू है, 1 2 3 4 5, तो बटे क्या कर देंगे आप, 5 कर देंगे, बराबर कितना है, 11 है। ठीक है, अब देखो ये इधर क्या है, डिवाइड है, इसका पक्षांतर करेंगे आप, क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या वैल्यू निकलेगी, ये देखो यहाँ पर 1x 2x 3x 4x 5x, तो ये क्या आ गया आपका 5x मिल गया आपको। ठीक है, 5x प्लस 20 बराबर क्या हो गया आपका 55 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई करेंगे आप, 11 25 55 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप 5 निकाल लें, यहाँ से आप 5 निकाल लें तो कितना बचेगा आपका, 5 निकाल लिया आपने, x प्लस, अब यहाँ पर 5 जो कि 20 होता है, x प्लस 4 इज इक्वल टू, अब इधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई है, पक्षांतर करेंगे, डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 55 में 5 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 11। तो x प्लस 4 इज इक्वल टू कितना हो रहा है, 11 हो रहा है। x निकालेंगे, 11 माइनस 7 हो जाएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x ये 4 होगा, x ये 7 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर 7, जो कि वैल्यू b है। तो यही आपका आंसर हो गया, समझ गए होंगे आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब करंट अफेयर के भी क्वेश्चन आए थे तो उनको भी देखते हैं। जैसे कि जनवरी 2024 में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट VGGS का 10वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया था। दोस्तों अगर कोई भी आयोजन होता है गुजरात में, मोस्टली ये आयोजन जो होते हैं वो गांधीनगर में होते हैं, तो इसका भी उत्तर गांधीनगर था। अब क्योंकि ये जो बात है 2024 की है, तो दोस्तों यहाँ पर 2025 में गुजरात में जितने भी मतलब समिट हुए हैं उनको देखते हैं।
एक याद रखिएगा कि गुजरात में बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, ठीक है। तो बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन गुजरात में किया गया, युवा शिखर सम्मेलन, ठीक है। दूसरा वाला, गुजरात सेमी कनेक्ट कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ था, गुजरात सेमी कनेक्ट कॉन्फ्रेंस। और IESA विजन शिखर सम्मेलन भी गांधीनगर गुजरात में ही हुआ। 5वां अखिल भारतीय भाषा सम्मेलन का आयोजन भी गुजरात में किया गया था। इसके अलावा रण उत्सव का आयोजन किया जा रहा है जो कि मार्च 2026 तक चलेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट करंट अफेयर हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 को जीता। तो देखो बात क्या हो रही है, ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 के बारे में बात हो रही है। इसका विजेता कौन था, तो भारत था। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो ये तो बात है कि ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 विनर रहा इंडिया, और रनर रहा था यानी कि उप विजेता कौन बना था, तो दक्षिण अफ्रीका बना था। लेकिन दोस्तों लेटेस्ट में देख लेते हैं कुछ करंट जो कि इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि हम बात करें, आपको पता होगा कि ICC वोमेन वर्ल्ड कप 2025 हुआ था अभी हाल ही में। ICC का द्वारा प्रायोजित वोमेन वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किया गया। विजेता कौन बना था, हमारा प्यारा भारत, भारतीय टीम, भारतीय महिला टीम विजेता बनी थी। किसको हराया था हमने, भारतीय टीम ने किसको हराया था, साउथ अफ्रीका को हराया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। एक और याद रखिएगा, ICC चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों जो ICC की चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, ये मार्च में समाप्त हुई थी, 9 मार्च को इसका फाइनल खेला गया था। तो हालांकि मेजबान पाकिस्तान था, लेकिन सारे मैच दुबई में हुए थे। और ये शुरू हुआ था 19 फरवरी 2024 से ख़त्म हुआ था। फाइनल इसका हुआ था 9 मार्च को। विजेता कौन बना था, तो विजेता भारत ही रहा था, और भारत जो है विजेता बना। भारत की टीम ने किसको हराया था, तो दोस्तों भारत ने हराया था न्यूजीलैंड को, ठीक है। ये याद रखना आप, न्यूजीलैंड को हराया था भारत ने, ठीक है। तो सारी बातें क्लियर हो रही हैं। अब थोड़ा सा और एक और प्रश्न है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या था। देखो बात हो रही है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में। ये जो इंडेक्स है दोस्तों, इसे वाइपो के द्वारा यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स के द्वारा एक संस्था है, ये जारी करती है। अब 2024 में भारत जो था दोस्तों, ये किस स्थान पर था, 40वें स्थान पर था। लेकिन हमें लेटेस्ट जानना है, तो 2025 में जो फिलहाल ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी हुआ है, इसमें टॉप पर कौन है। टॉप पर दोस्तों है आपका स्विट्जरलैंड, दूसरे स्थान पर आता है स्वीडन, तीसरे स्थान पर आता है अमेरिका USA, ठीक है। भारत की रैंक थोड़ी सी बेहतर है, भारत फिलहाल 38 पोजीशन पर है। कुल 139 देशों पर यह रैंक जारी की गई है। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन पेपर आपका समाप्त होता है। उम्मीद करूंगा कि आपने बहुत कुछ जाना होगा, बहुत कुछ नया सीखा होगा। अगर ये आपको सीरीज अच्छी लग रही है दोस्तों, तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और किसी प्रकार की कोई भी डिफ़िकल्टी है, आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स बिल्कुल ओपन है। और अगर आप पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। दोबारा से मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर बताता हूँ, 9452252260। फिलहाल पेड ग्रुप कितने रुपए में आप जुड़ सकते हैं, तो टिल योर एग्ज़ाम, जब तक आपकी परीक्षा नहीं होती तब तक आप हमसे जुड़े रह सकते हैं। मात्र आपको 299 रुपये ही आपको देने हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद। अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक और शेयर जरूर करके जाइएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियोज़ को बनाने में, रिकॉर्ड करने में, आप तक पहुंचाने में। धन्यवाद।